अरे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। चलिए बच्चे, आप जानिए। प्रकृति से हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, यानी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है बच्चों। फिर भी मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिना मानव यदि वस्तुओं का निर्माण नहीं करेगा तो जो आज हम अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं सहजता से और आसानी से, और सुविधाएं जो हमें प्राप्त हुई हैं वो मानव ने बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करने के कारण ही हमें मिल पा रही हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की तो कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य ने अपने कौशल और विवेक से बहुत सारी मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया, जिसके कारण आज हम एक अच्छा जीवन यापन जी पा रहे हैं। आदि काल में क्या होता था, जो मनुष्य क्या करता था, उसकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थीं। यानी कि वो भोजन खाने के लिए दर दर भटकता था, जानवरों का शिकार करता था, और उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हुआ करती थीं। यानी कि वो एक तरह का आखेटक था, यानी कि शिकारी था, और भोजन को बहुत ही कम संग्रहण करता था, लेकिन क्या था, शिकारी था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, और मनुष्य ने अपने जीवन यापन करने के लिए नई नई वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब उससे ही जन्म हुआ मानव निर्मित वस्तुओं का। अब हम वही जानना चाहते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। जब से ही मानव ने कच्चे माल का इस्तेमाल करके और नई नई वस्तुओं को बनाया है, उससे उसके जीवन में क्या हुआ, क्या क्रांतिकारी बदलाव हुए। उनका जीवन मात्र प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर था पहले मनुष्य का। फिर क्या हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या वृद्धि, यानी कि सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे सभ्यता क्या हुई, उसका विकास होता चला गया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई, और वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिससे क्या हुआ, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। मतलब मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके इनकी पूर्ति नहीं कर सकता था। ठीक है। जैसे कि यदि हम बताएं, मनुष्य ने पहले फसल को उगाना सीखा, लेकिन उस फसल को उगाने के बाद यदि वो कुछ ऐसे चीज़ें नहीं बनाता, औजार नहीं बनाता, तो फसल को वो कैसे करता। तो औजारों का निर्माण करना उसके लिए ज़रूरी हो गया। इसी प्रकार फसल को काटने के लिए, उसको क्या करने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए, कि मतलब यदि मान लीजिए जब अकाल पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, तो फसल बुरे वक्त में फसल कहाँ से आएगी, वो अनाज कहाँ से आएगा। तो उसके लिए भंडारण के लिए भी बनाना पड़ा उसको। तो इसलिए बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करना पड़ा था, यानी आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्य ने नई नई चीज़ों का निर्माण किया। इसी से मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण होना शुरू हो गया। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पे हम सिर्फ निर्भर नहीं रह सकते। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और विवेक से बहुत सारी मानव निर्मित वस्तुओं को तैयार किया। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से अनेक वस्तुओं का क्या किया बच्चों, निर्माण किया, और निर्माण होना प्रारंभ हो गया प्राचीन काल से ही। और आज तो आप देख रहे हैं कैसी कैसी वस्तुएं, आज नए नए गैजेट्स आ गए हैं जो कि हम जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता चला गया धीरे धीरे। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं क्या हैं। सबसे पहले मनुष्य को जीने के लिए भोजन चाहिए। जब उसका पेट भरा होगा तो उसके बाद सोचेगा कि वस्त्र होने चाहिए अच्छे अच्छे, और उसके बाद क्या होगा, वो सोचेगा कि अब वस्त्र हो गए, भोजन हो गए, तो रहने की जगह चाहिए, यानी कि धूप, पानी, बारिश, तमाम जानवर, उनसे अपनी जान बचाने के लिए मनुष्य ने आवास बनाना शुरू कर दिया। पहले झोपड़ी बनाना शुरू किया, छोटे मोटे मकान बनाना शुरू किए, फिर आज बड़े बड़े हम देखते हैं बहुत ही विशाल मकान भी आज हमारे सामने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, भवन भी हमारे सामने। तो इससे क्या हुआ, मानव की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ये मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता था। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने कौन कौन सी आवश्यकताएं, भोजन, मेन भोजन है, वस्त्र है, कपड़े हैं, और रहने के लिए, इन सब के लिए आवास, यानी रहने के लिए आवास, इन सब की पूर्ति के लिए मानव ने मानव निर्मित वस्तुओं को बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से हम आगे जानते हैं कि मनुष्य ने वस्त्र जो थे, सबसे पहले उसको ज़रूरत मान लीजिए भोजन की पड़ी, लेकिन अब हम यहाँ पे जानेंगे कि वस्त्र जो थे वो मनुष्य को अपना तन ढकने के लिए चाहिए, है ना।
भाई शरीर को ढकना है तो वस्त्रों की ज़रूरत होती थी, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने अच्छे अच्छे वस्त्र बनाना शुरू कर दिए। तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं की उपयोगिता है, या किन किन वस्तुओं को हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बच्चे बता सकते हो, आप आज आप जो भी देख रहे हैं वो सब बता सकते हो। हम सभी जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग आज पहनते हैं पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पैजामा, जांघिया, बनियान आदि का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। पिछले समय में जो आदिमानव था वो क्या करता था? पेड़ की छालें, पत्तियाँ और तमाम चीज़ें अपने तन को ढकने के लिए करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं आधुनिक युग में मनुष्य अलग अलग तरह के वस्त्रों का, परिधानों का निर्माण कर चुका है अपने शरीर को ढकने के लिए। सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े हैं बच्चों हमारे पास, स्वेटर है, शाल है, कार्डिगन है, कंबल आ गए हैं, रजाइयाँ हैं। ये तमाम चीज़ें सर्दी से बचने के लिए हमारे पास हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर? सूती वस्त्र कपास के रेशों से बनते हैं। जो सूती वस्त्र हम लोग पहनते हैं वो कौन से रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं? रेशे उनका इस्तेमाल किया जाता है कपास के रेशे का इस्तेमाल किया जाता है। ऊनी वस्त्र बनाने के लिए हम भेड़ के बालों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और ये सब कहलाते हैं। या फिर जैसे हमने कहा संश्लेषित रेशों से तैयार किए जा कौन कौन से हम वस्त्र बना सकते हैं? संश्लेषित रेशों से भी हम वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया क्या, जैसे कि जो बाल, भेड़ की बाल है, क्या है ये? भेड़ के जो बाल होते हैं भेड़ के, ये हमारे प्राकृतिक रेशे हैं। और कपास के से जो हम रेशे निकालते हैं, जो पौधा होता है कपास का, वो ये भी प्राकृतिक रेशे हैं। लेकिन हम आज मनुष्य जो है संश्लेषित रेशे, यानी मनुष्य जो है फैक्ट्रियों में रेशों का निर्माण कर रहा है। आजकल मनुष्य क्या कर रहा है? फैक्ट्रियों में निर्माण कर रहा है। और वो कौन कौन से संश्लेषित रेशे हैं? नायलॉन है, टेरिलीन जिसको हम बोलते हैं, डेक्रॉन, इसके अलावा पॉलिस्टर, ये सारे के सारे जो हैं आदि पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। यानी संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल आज हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इन धागों से निर्मित वस्त्र क्या होते हैं? अधिक आकर्षक, टिकाऊ, मजबूत, है ना, ये सब होते हैं। इसीलिए मनुष्य आज इन संश्लेषित रेशों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे कर रहा है। इसके अलावा भवन बनाने में, घर को बनाने में, आवास को बनाने में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने आसपास आपके भवन, आपने क्या देखा होगा बच्चों? भवन बनते हुए देखा होगा, है ना, देखे होंगे किस प्रकार से बनते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? कभी आपने देखा होगा आसपास में जब कोई मकान बनता है, भवन बनता है, तो उसके आसपास क्या होता है? उसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ईंट की पड़ती है, पत्थर की, लोहे के सरिये होते हैं, गर्डर होते हैं, सीमेंट, मोरंग, ये सब चीज़ों में बालू है, मिट्टी का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब जो सीमेंट जो होता है उसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं? दीवार को जोड़ने के लिए करते हैं, है ना, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक हम क्या करते हैं? उसका छिड़काव भी करते हैं। प्लास्टर करने के बाद, है ना, या फिर लेंटर डालने के बाद हम क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं ताकि वो और मजबूत हो जाए। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हम छिड़काव करेंगे लगातार पानी का तो उससे क्या होगा? सीमेंट में सुई के समान रवे होते हैं। यानी कि सीमेंट में क्या होते हैं? सुई के समान रवे मतलब क्रिस्टल होते हैं, वो बन जाते हैं। मतलब जब हम चुनाई करते हैं कि ये मिस्त्री लोग, तो सीमेंट में सुई के समान रवे बन जाते हैं और ये क्रिस्टल आपस में क्या होते हैं? आपस में गुथकर सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाते हैं। यानी ये क्रिस्टल जो होंगे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स, ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के क्या करेंगे? सीमेंट को कठोर और मजबूत बनाते हैं।
इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। यानी कि जब हम सीमेंट या प्लास्टर या फिर लेंटर जब डाल देते हैं तो इस प्रक्रिया में सीमेंट को पकने में पूरा 1 सप्ताह का समय लगेगा। यानी कि वो क्रिस्टल जो बनेंगे, वो क्रिस्टल आपस में जुड़ने में, उनको मजबूती प्रदान करने में, जुड़ के मजबूती प्रदान करते हैं, उसमें पूरा 1 सप्ताह का समय लगता है। फिर क्या करेंगे हम? इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनाने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक हम क्या करते हैं? पानी का छिड़काव करते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं? पानी का छिड़काव। यदि ऐसा ना किया जाए तो ये रासायनिक जो क्रिया है, यानी कि जो क्रिस्टल बन रहे हैं, रवे बन रहे हैं, वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, और नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? मकान कमज़ोर हो जाएगा, यानी कि उसमें दरारें पड़ सकती हैं। पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की भीतरी सतह पहले सूखती है तथा बाहरी सतह बाद में सूखती है। यानी कहने का मतलब कि पानी का छिड़काव करने का एक फ़ायदा और है कि क्या होता है, यदि जो भीतरी सतह होती है वो पहले सूखती है। भीतरी सतह क्या होती है? वो पहले सूखती है, और बाहरी सतह क्या होती है? बाद में सूखती है। इसीलिए छिड़काव करना बहुत आवश्यक होता है। यदि ऐसा ना करें या यदि ऐसा ना हो तो क्या होगा? भीतरी सतह के सूखने से बनी जल वाष्प क्या करेगी? यदि हम नहीं करते, मान लीजिए तराई, पानी नहीं छिड़काव करते, तो क्या होगा? जो भीतरी सतह है के सूखने से बनी जलवाष्प क्या होगी? यदि हमने तराई नहीं की तो ऊपर की सतह क्या होगी? वो सूख जाएगी, और सूखने से क्या होगा? जब अंदर की सतह गीली होगी और जब वो सूखेगी, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो जलवाष्प बनेगी, और जलवाष्प वो कहाँ से निकलेगी? वो उस सीमेंट को, उस पर दरारें कर देगी बाहर निकलने के लिए, उसको फाड़ देगी, है ना। जलवाष्प बाहर निकलने के प्रयास में क्या करेगी? पहले तो सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देगी, और फिर हमारे बहुत सारी दरारें पड़ जाएंगी वहाँ पे सीमेंट करने के बाद। इसीलिए सीमेंट करने के बाद छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। छिड़काव 1 हफ्ता तक करेंगे तो हमारे, ये इसके पीछे की साइंस है, इसके पीछे का विज्ञान है, जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा थोड़ी सी और बातें यहाँ रह गई थी तालिका 2.1 में, कि जो हम सूती वस्त्र पहनते हैं, उन सूती वस्त्रों को बनाने के लिए सूती धागे का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है कपास के पौधे से हमें मिलते हैं, इसीलिए ये पादप रेशे कहलाते हैं। यानी कि पौधों से मिलने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। ऊनी वस्त्र जो है वो ऊनी धागे से बनाए जाते हैं, और इनको हम प्राप्त करते हैं जंतुओं से, यानी भेड़ों से, ऊँट से भी करते हैं, ठीक है, कुछ बाल। तो इसीलिए इन्हें जंतु रेशे कहा जाता है। और ये प्राकृतिक रेशे, यानी प्राकृतिक रेशे 2 तरह के हैं, जंतु रेशे और पादप रेशे। तो पादप रेशे का उदाहरण हो गया सूती वस्त्र जो हम बनाते हैं, सूती धागा, और ऊनी धागा जो हो गया वो जंतु रेशे का उदाहरण हो गया। रेशमी धागे जो होते हैं ये रेशम के कीट से हमें प्राप्त होते हैं, ये भी जंतु रेशे हैं बच्चों। टेरिलीन एक संश्लेषित रेशा है जो मानव निर्मित है, यानी मानव द्वारा फैक्ट्रियों में इसका निर्माण किया जाता है। तो हमने आपको जो ऊपर के 3 रेशे हैं ये आपके प्राकृतिक रेशे हैं, और नीचे वाला रेशे मानव निर्मित रेशे हैं, यानी इसको संश्लेषित रेशा कहा जाता है। तो आज के अध्याय में इतना ही। कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे घरेलू कार्य में मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, कृषि कार्य में कौन सी होती हैं, और औषधियों में कौन सी होती हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों। यदि इसमें किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।